नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इस पे हम लोग लोकल सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे। आज पॉलिटिक्स सेक्शन की पूरी लोकल सीरीज का हम पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अगर आपको हमारे कोई सुझाव देना है तो कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की एक या न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से दी गई है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या हमारे यहाँ जो वर्तमान में न्याय व्यवस्था के लिए जो भी प्रणालियां हैं, कहाँ से ली गई हैं? वह ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। याद रखना है कि जो न्याय प्रणाली की एकीकृत प्रणाली व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? वह ली गई है 1935 के अधिनियम से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की थी। इसको ऐसे याद करिएगा, 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसको है? वह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक उसी तरह संविधान जिस डेट से लागू हुआ उसी दिन से इसको कहते हैं लागू कराने वाले लोग भी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई, यानी कि 26 जनवरी 1950। जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये अतिरिक्त जानकारी है कि कब आया, वह आया 26 जनवरी को। उद्घाटित कब हुआ, वह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उल्लेखित है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस भाग में है, वह 5 भाग में है। 5वें भाग के किस अध्याय में? 5वें भाग के 4थे अध्याय में है। 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक है। टोटल 23 आर्टिकल है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आ रहा है 23 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। किस भाग में है? भाग 5 में है। अध्याय कौन सा है? 4था अध्याय है। कितने से अनुच्छेद से लेकर कितने तक? 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 यानी कि 33+1 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे या के बाद करता है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपके पास उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वकील मतलब कि जज का काम किए हैं, 5 वर्ष तक। अगर जज का काम नहीं किए हैं तो किसी न्यायालय में
जो उच्च न्यायालय होगा वहाँ वकील के तौर पर आप 10 वर्ष तक काम किए हो, या राष्ट्रपति के विचार में वह परंपरा विधिवेता हो। मतलब क्या वो उन्होंने बताया दो चीज कि उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज का काम किया हो, या कि उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकील का काम किया हो। या तीसरा जो है क्राइटेरिया वो ये है कि राष्ट्रपति के विचार में वो विधि वेता हो, कि राष्ट्रपति के विचार में राष्ट्रपति के विचार में वो मतलब कानून की या विधि की या संविधान की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए ध्यान रखिएगा कि न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में कहीं पर भी न्यूनतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि संसद कर सकती है। यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो जजों की संख्या को बढ़ाना या घटाने का निर्णय किसका है? वह न्यायाधीशों का नहीं है, वह निर्णय संसद का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? इनको राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वह देंगे राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसकी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। न्यायाधीश 5 जांच अधिनियम 1968 अधिनियम में ध्यान रखिएगा। न्याय जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु समावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या समर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे वृद्धि करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? वह राष्ट्रपति नहीं करता है, वह करती है संसद करती है। जरूर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश का कार्य करेगा, वह जब रिटायर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु के बाद, तो वह चाह के भी किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। 127 के अनुसार ये है कि अगर लोग समझ लीजिए सारे न्याय जो कि 34 लोग हैं, जिसमें से मान लीजिए 25 लोग 27 लोग बीमार हो जाते हैं, क्या होगा? उनका कोरम नहीं पूरा हो पाएगा, वह न्यायालय में आ नहीं पाएगी। उनको पूरा करने के लिए 127 में यह प्रावधान किया गया है कि तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक कहते हैं न्यायाधीश को लाया जाएगा। ये चाहे तो रिटायरमेंट वाले हों या किसी को प्रमोट किया जाए, तो ये तदर्थ होंगे, ये कोई परमानेंट नहीं होंगे। फिर जब उन लोग सबको वो लोग आ जाएंगे जो पुराने न्यायाधीश थे,
उनको हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। यानी कि संविधान में जो अनुच्छेद 129 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेखी न्यायालय है। मतलब कि वहाँ जो बोला जाएगा वो लिखित होगा सब कुछ। वह अभिलेखी न्यायालय है तथा उसे अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी कि जो अभिलेख न्यायालय है वह जो भी फैसला सुनाएगी अगर उस फैसले पर या उसके गाइडलाइन के अनुसार कार्य नहीं होगा तो उसके पास दंड देने की भी शक्ति है। अभिनील अ, अ, अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है। यानी इसके जो भी निर्णय दिए जाएंगे वह सभी लिखे जाएंगे। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार या किसी राज्य या राज्यों या दूसरी ओर एक या एक से अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है सिंपल सा। आर्टिकल 129 में क्या लिखा है? ये अभिलेखी न्यायालय होगा सबसे पहली बात। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 131 में लिखा है कि केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय करेगी। राज्य या राज्य के बीच कोई विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगी। किसी मुद्दे पर केंद्र और 3-4 राज्य एक तरफ है और कोई एक राज्य उसके विपक्ष में है उस फैसले में तो भी निर्णय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय करेगी या आर्टिकल 131 में लिखा है। अब अनुच्छेद 132 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अपील मतलब कहाँ तक वो उसका क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के उसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 136 में आप अपने किसी भी कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं उच्चतम न्यायालय के रूप में आप वहाँ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ये निर्णयों या आदेशों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वावलोकन की जाता है। आर्टिकल 137 में लिखा गया है अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो वह निर्णय सर्वमान्य नहीं होगा। वह निर्णय क्या फिर से एक बार जांच हो सकती है जिसे रिव्यू कहते हैं यानी कि पुनर्विलोकन कहते हैं। कि अगर न्यायाधीश ने कोई निर्णय दे दिया किसी वक्त को ध्यान में रखते हुए लेकिन लेकिन कुछ समय बाद वह वक्त बदल जाता है और वह परिस्थितियां बदल जाती हैं जो न्यायालय अपने जो अपने जो निर्णय रहेंगे उनका रिव्यू करेगी और नया निर्णय पास कर सकेगी। कुल मिला कहने का ये तात्पर्य है कि किसी भी न्यायालय का कोई भी निर्णय
अंतिम व सर्वमान्य नहीं होता है। उसकी पूर्वावलोकन शक्ति करने उसको पूर्वावलोकन करने की शक्ति स्वयं न्यायालय के पास है। और किस आर्टिकल में है? वह आर्टिकल 137 है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए कि संविधान की व्याख्या, संविधान बनेगा संसद में, लेकिन कोई भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, अंतिम अधिकार, वह केवल न्यायालय को है। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधायी व कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता की जांच की जाती है। आधिकारिक आधिकारिक पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र होगा या जो अधिकार क्षेत्र होगा, वो बढ़ाने का कार्य किसका है? वह बढ़ाने का कार्य न्यायपालिका के पास नहीं है, बल्कि वो बढ़ाने का कार्य या शक्ति जो है वह संसद के पास है। अनुच्छेद 139 का 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले या वाद की किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। यानी कि 39 का जो सेक्शन है उसको सेकंड सेक्शन में देखेंगे, सब सेक्शन में, कि देश के किसी उच्च न्यायालय में कोई वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, को किसी उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार। मतलब मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई वाद चल रहा है, कोई केस चल रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ये चाहता है कि वह वाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न चल के पटना के हाई कोर्ट में चलना चाहिए। तो जो स्थानांतरण की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, वह किसमें उल्लेखित है? वह उल्लेखित है 139 का 2 में उल्लेखित है। बाकी भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या या आधारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का सूत्र न्याय व्याख्या है। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा है समीक्षा की जा सकती है, यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। अगर संसद में कोई कानून बनता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे उल्लंघित करता है, तो वह असंवैधानिक माना जाएगा और इसको असंवैधानिक करार देने की शक्ति किसकी है? वह शक्ति आप देखेंगे केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक यानी आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। यानी कि जो अनुच्छेद 141 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई विधि घोषित कर दी गई तो वह भारत के सभी न्यायालय को मानना बाध्यकारी है। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज से घोषित कर दिया कि कि जो भी स्टेट परीक्षा या सिविल सर्विस परीक्षा देंगे, और
वो परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, उनको सरकार कहीं न कहीं सिलेक्शन दे। इसके ना तो इस तरह का अगर कोई वो बना देती है कानून, मतलब इस तरह कोई व्याख्यान देती है, तो अगर कोई सरकार या कोई चाहे कि दूसरे न्यायालय यानी कि निम्न न्यायालय में उसको अपनी बातों को रखे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो निम्न न्यायालय रहेगा वो भी सर्वोच्च न्यायालय की बात का ही अनुसरण करेगा। क्या ये कहने का मतलब है? आप समझा? अनुच्छेद 142, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, प्रश्न में जरूर आएगा। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व को के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। मतलब कि कोई विधि का बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है या कोई ऐसा तथ्य आ गया है जिसके बारे में हमें न्यायालय से जानकारी चाहिए, न्यायालय का क्या अपना रुख है उस विचार को सोचने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय से सिफारिश कर सकता है कि अपनी भी कुछ कुछ राय इस पे प्रस्तुत करें। अब है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बना था। कहाँ से बना था? ये बना था 1935 के अधिनियम से बना था और उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ये एमपीपीसी 2013 में आया, जो 10 साल पुराना क्वेश्चन है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। इसमें संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी, लेकिन देखा जाए स्थापना तो 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायाधीश ने न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? और निहित है संसद में, बताए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इस समय आप देखेंगे तो वो 33+1 की हो गई है, यानी टोटल 34 की हो गई है। सर्वोच्च, ये देख लीजिए ना, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होंगे? तो ये जब प्रश्न आएगा तब का है, लेकिन वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और होंगे, ये उत्तर होगा। मंत्रिमंडल में फरवरी 2008 में किए गए निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर वो थी, अब हो गई है, आप देखेंगे 33+1 की। अब प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो उत्तर है 10 वर्ष, यानी कि वकील यानी कि एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष। अगर जज के रूप में उच्चतम न्यायालय में काम कर रहा है तो 5 वर्ष जज के रूप में काम करना चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? वो है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने से पद पद त्याग पत्र किसको लिखकर देता है? वह देता है राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? वह हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश से हटाए जा सकते
हैं। निम्नलिखित कथनों पर जांच कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब है दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता और सिद्धाचार को घटित करेगा। ये भी नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया और ब्यौरा जांच अधिनियम 1938 में दिया गया है। यह सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो सही है दोनों, तीसरा चौथा सही है। सर्वोच्च न्यायालय ये प्रश्न इतना बड़ा था कि इस प्रश्न ये IAS 2019 में आया था ये प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। वह है संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। वो महाभियोग प्रस्ताव किस अधिनियम में, वो है 1968 के अधिनियम में उल्लेखित है। संविधान में उल्लेखित नहीं है इनको हटाने का महाभियोग शब्द। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु होती है, वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? तो प्रावधान आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीशों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे, न्यायालय का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल अपना मत नहीं देना होता। ये भी सही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो न्यायालय मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो सैलरी कहाँ से आती है, वह आती है भारत की संचित निधि से उनकी सैलरी आती है। अब प्रश्न है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता को विस्तृत नहीं कर सकती क्योंकि उसकी आधिकारिकता वही है जो संसद ने प्रदान की है। गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आधिकारिक और सेवा समेत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय की प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये गलत है, प्रशासनिक व्यय नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ना ही एक ना ही दो। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, वह नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कार्यवाहक भी होंगे या वैसे न्यायाधीश सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वह करेगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था आई थी 1993 में आई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मंडल सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या होगी, वह होगी उस समय 4। अब है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? वह की गई द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? वह आप देखेंगे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, बल्कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश गलत है। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम पूरा नहीं होता, तब होती है। भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो प्रावधान आप देखेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में नहीं है। अब है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। सही है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। वह सही है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 5 होनी ही चाहिए। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वभौम प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। वह आती है मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। अब है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो वह आएंगे भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, पहला वाला ऑप्शन, और फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो सी वाला सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत सही कथन नहीं है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका आशय ये है कि इसके सभी निर्णयों के साक्षात्कार मूल्य होते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
भारत के भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? वह है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करवाता है नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? वह था केशवानंद भारती 1973 के मामले में। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल ढांचा की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? वह की गई है, आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई में नहीं की गई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? वह किया गया है 32, 226 और उसके बाद देखेंगे 227। यानी कि ये वाला सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आर्टिकल 227 के बारे में उल्लेख है। भारत के संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है वह है न्यायिक व्याख्या। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस बेंच में बनी है? वो बनी है गोलकनाथ केस में, जिसमें 11 थे। केशवानंद भारती में 13 थे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसके सबसे अच्छे लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है? वह है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें से सही युग में निम्नलिखित वाद एवं उस वाद के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान करना, मतलब कौन सही नहीं है। तो बेला बनर्जीवाद, देश यात्रा का अधिकार एवं दहेज स्वतंत्रता का भाग, ये जो है सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए इनमें से कौन एक सही है। तो वो सही है, यह मूल अपीली और परामर्श से संबंधित क्षेत्र अधिकार रखता है। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? वह देखेंगे 134, एक को मिलाकर अनुच्छेद 132। संविधान में की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके पीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन सही है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जाती है। वह 142। अब है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों का पूर्वावलोकन करता है? और देखेंगे 137 में पूर्वावलोकन शक्ति है। अब आगे देखते हैं इसमें कितने और प्रश्न हैं। ज्यादा प्रश्न होंगे तो हम इन्हें दूसरे वीडियो में से करेंगे। मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। 105, हाँ 106 क्वेश्चन है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण करेंगे। इस वीडियो में हम केवल उच्चतम न्यायालय के 50 प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कल हम अपना 50 के बाद से प्रारंभ करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे मोटिवेशन करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।